नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने आदेश दिया। लखनऊ के एक कारोबारी से रंगदारी मांगने और पिटाई करने का आरोप है। अभी उमर फरार है। सीबीआई ने उमर की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। इसके साथ ही फरार आरोपी योगेश कुमार की संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश जारी किया गया है। 28 दिसंबर 2018 को लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लखनऊ से अगवा कर देवरिया जेल में पिटाई की गई थी। रंगदारी मांगने, सादे कागजों पर दस्तखत कराने का ये पूरा आरोप था। तो अतीक का बेटा उमर अभी फरार है। उमर से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से इस पूरे मामले में अब बात की जा रही, उमर की संपत्ति कुर्क करने का आदेश सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दे दिया है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? फरार चल रहा था, सीबीआई ने उसकी गिरफ्तारी के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। इसी मामले में पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल में है। मामला 28 दिसंबर 2018 का है। लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने एफआईआर पहले राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनको उनके घर से अगवा किया गया, देवरिया जेल ले जाया गया, जहाँ पर माफिया अतीक अहमद बंद था। वहां पर मोहित की पिटाई की गई, उनसे रंगदारी मांगी गई और जबरन कई कागजातों पे दस्तखत करवाए गए। ये आरोप लगाया गया था कि तमाम मोहित जायसवाल की कंपनियों को अतीक अहमद अपने रिश्तेदारों के नाम पर लिखवा रहे थे। एफआईआर दर्ज हुई, मामले ने तूल पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस मामले का संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद ही उत्तर प्रदेश की जेल से अतीक अहमद को शिफ्ट करने का आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद अतीक अहमद साबरमती जेल में है। इस मामले में अतीक का बेटा उमर भी आरोपी बना। मामला सीबीआई देखने लगी और सीबीआई ने कई बार कोशिश की उमर की गिरफ्तारी की। जब वो गिरफ्तार नहीं हो पाया तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। कोर्ट में भी प्रोसीजर लगातार चल रहा था और अब कोर्ट ने उमर की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। लखनऊ की एक सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि उमर की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, तो जो लीगल प्रोसेस है उसके तहत आरोपी की संपत्तियों को कुर्क किया जाता है, वो आदेश जारी हो गया है। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर संजीत हत्याकांड अपहरण मामले में ये पूरा मामला सीबीआई जांच का दायरा अब बढ़ गया है। बर्रा थाने में कई घंटे तक खंगाले दस्तावेज, सीबीआई थाने से ली गई दस्तावेज की कॉपी। सूत्र बता रहे हैं तो संजीत हत्या अपहरण कांड में अब सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बर्रा थाने में कई घंटे तक दस्तावेज खंगाले हैं सीबीआई ने। सीबीआई थाने से लेकर गई है कई दस्तावेज की कॉपी। तो लगातार इस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो लेकर अपने साथ गई है और कितना अहम इसे माना जा रहा है? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संजीत के कांड को लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अगर कहा जाए 15 से 16 महीने का तो गलत नहीं होगा। और जैसे जैसे अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है लखनऊ यूनिट ने, तो उसके डिप्टी एसपी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम ने कानपुर में 2 दिन से डेरा डाला हुआ है। और जहां एक और उन्होंने स्पॉट का निरीक्षण किया, तो वहीं बर्रा थाने में लगभग 4.5 से 5 घंटे तक उन्होंने कैंप किया और एक एक चीज की बारीकियों को देखा। यहाँ तक कि एफआईआर की जो कॉपी वो ली गई, उससे संबंधित जिस पैसे का जिक्र हो रहा था, जिस व्यक्ति के माध्यम से हुआ, उसकी कॉपी, उसके बयान, और यहाँ तक की जो क्लिपिंग बनाई गई थी वो भी हमारे सूत्र बताते लेके गई है। और इसके बाद यहाँ से सीबीआई की एक टीम उस नदी की जिसका जिक्र किया जा रहा था, जहां पुलिस ने बैग फेंका या बैग फेंकवाया, उनका भी, यानी सीबीआई अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एक एक पॉइंट्स पर, एक एक बिंदु पर, एक एक बयानों को जो पुलिस द्वारा एफआईआर में लिखा गया है या पुलिस द्वारा अपने फर्म में जो भी चीजें मेंशन की गई हैं, उसकी बारीकियों को देख रहे हैं। और उसके बाद ये टीम लखनऊ जाएगी। सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जालौन से बड़ी खबर, यहाँ पर यमुना नदी में नहाने गए 4 बच्चियां डूब गई हैं। 3 बच्चियों को बचा लिया गया है। एक बच्ची अभी तक लापता है। लापता बच्चे की खोजबीन की जा रही है। कल्पी कोतवाली के गुगौली का मामला ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर नहाने गए थे 4 बच्चे और यमुना नदी में, जहां पर 3 बच्चियां डूब गई। 3 बच्चियों को बचा लिया गया है, जबकि एक बच्ची अब भी लापता है। प्रदीप फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? जी आपको बता दूं कि कालपी थाना क्षेत्र का गुलौली गांव का पूरा मामला है, जो यमुना नदी के तट पर ही पड़ता है। वहां पर 4 बच्चियां
जो कि आपस में सहेलियां थी, दो एक ही परिवार की बच्चियां हैं। ये चारों लोग सुबह नहाने गए थे यमुना नदी में, और वहां पर ये पैर फिसलने के कारण वहां पर गहरे पानी में चले गए और वहां डूब जाते हैं। स्थानीय लोग जो वहां पर नदी के पास मछलियां पकड़ रहे थे या कुछ खेतों में काम कर रहे थे, उन लोगों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर बच्चियों को बचाने का प्रयास किया, जिसमें से 3 बच्चियों को तुरंत बचा लिया गया है। वहीं एक बच्ची लापता है। पुलिस को सूचना देने के बाद वहां पर गोताखोरों की मदद से बच्ची की तलाश जारी है। फिलहाल में अभी ये अपडेट है कि अभी तक उस बच्ची का कोई पता नहीं चला है। पुलिस मौके पर है, काफी वहां पर गांव के स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं तलाश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा है। 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर दौरे पर मेडिकल कॉलेज का यहां पर लोकार्पण करने वाले हैं। साथ ही काला नमक ध्यान से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। यहां पर एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। राज्यपाल और सीएम योगी उनके साथ मौजूद होंगे। तो प्रधानमंत्री का दौरा है सिद्धार्थनगर का, और बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर दौरे पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, काला नमक ध्यान से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन और साथ ही साथ एक जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा, 25 तारीख को सिद्धार्थनगर का दौरा है, यहां पर पहुंचने वाले हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा कुछ और कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के, जिसमें एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और 20 से 22 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में होगी देश भर की डीजी कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में होगा ये सेमिनार। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये डीजी कॉन्फ्रेंस हो रही है। देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था पर इस पर चर्चा होगी। पुलिस की छवि में सुधार पर भी मंथन इस कॉन्फ्रेंस में होगा। जी हां, तो आज उत्तर प्रदेश में सियासत का शनिवार है। पूरे दिन सियासी पारा चढ़ा रहेगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहले सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर में रैली करेंगे और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले वाराणसी में तैयारियों का जायजा भी लेने वाले हैं। वहीं आज बाराबंकी में प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली को हरी झंडी दिखाएंगी और मेरठ में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी शोषित वंचित सम्मेलन में हुंकार भरने वाले हैं। तो आज सीएम योगी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में दोपहर 1 बजे के बाद कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। इसके बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे। करीब दोपहर 3 बजे सीएम अंबेडकर नगर में करोड़ों की सौगात देंगे और यहां से लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। 25 अक्टूबर को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सीएम समीक्षा बैठक करेंगे और फिर तैयारियों का जायजा लेंगे। योगी रिंग रोड के किनारे मेहंदीगंज में होने वाली जनसभा स्थल भी जाएंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक सीएम की होगी। सीएम की आज 2 जगह पर रैलियां है और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 अक्टूबर को जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, उससे पहले सीएम समीक्षा बैठक और तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। योगी रिंग रोड के किनारे मेहंदीगंज में होने वाली जनसभा स्थल, जहां पर यह सभा होनी है, वहां पर भी जाएंगे। अधिकारियों के साथ मीटिंग लेंगे। तो आज सीएम योगी का शेड्यूल काफी हेक्टिक है। 2 जगह पर रैली करेंगे और इसके बाद जहां पर प्रधानमंत्री का दौरा है उसका भी जायजा लेने वाले हैं। और लखनऊ ओवैसी की बात करते हैं। ओवैसी की बात करें तो यहां पर तो उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में रैली को संबोधित करने वाले हैं।
वो हम आपको बता दें कि किठौर में वंचित शोषित समाज सम्मेलन के बैनर तले हुंकार भरेंगे। ओवैसी पूर्व पार्षद जुबैर के परिजनों से मिलने वाले हैं और उसके बाद उनके घर भी जाएंगे। 28 अगस्त को शास्त्री नगर में AIMIM पार्षद जुबैर की हत्या हुई थी। उनके स्वागत में जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें बाहुबली अतीक अहमद का फोटो भी है। तो आज AIMIM की जो अध्यक्ष है ओवैसी, वो भी आज पहुंचने वाले हैं और यहां से वो हुंकार भरने वाले हैं। तो आज मेरठ में ओवैसी की रैली है, किठौर में रैली में हुंकार भरेंगे ओवैसी। पार्षद जुबैर के घर भी ओवैसी जाने वाले हैं और 28 अगस्त से AIMIM पार्षद की हत्या हुई थी और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि उनके परिजनों से मुलाकात ओवैसी की होने वाली है और साथ ही साथ पोस्टर पर अतीक अहमद की फोटो भी लगाई गई है, जो कि चर्चा का विषय है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आज सीएम की 2 रैली होने वाली है, उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, वहां पर भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं, तो आज किस तरीके का कार्यक्रम सीएम योगी का रहने वाला है? देखिए नीलू, अब पूरा उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में आ चुका है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या AIMIM हो। तो आज मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रमों में सबसे पहले सुल्तानपुर जाने वाले हैं। वहां पर कुछ विकास योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, वहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद अंबेडकर नगर जाएंगे, वहां पर कुछ विकास कार्यों को शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। जिसके बाद वाराणसी जाएंगे, जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है 25 तारीख को, उसकी वो समीक्षा बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर आज उनका जो ऑफिशियल काम है वो तो करना ही है मुख्यमंत्री को। इसके साथ साथ वो पब्लिक के डायरेक्ट कनेक्ट में रहने वाले हैं, अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके कनेक्ट में रहने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, सुल्तानपुर अंबेडकर नगर में वो जो उनके कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के जरिए वो जनता से सीधे जुड़ेंगे और 2022 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उनकी क्या तैयारी है उसके बारे में बताएंगे। प्रियंका गांधी अलग अपने प्रयासों में लगी हुई हैं, प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ओवैसी साहब आज मेरठ में हैं। तो कुल मिलाकर आज एक बहुत ही पॉलिटिकली रूप से बहुत ही व्यस्त दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। नीलू, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए। और योगी कैबिनेट का अहम फैसला, बच्चों की ड्रेस का पैसा अब सरकार देगी। सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म की जगह अब पैसा मिलेगा। यूनिफॉर्म का पैसा खाते में दिया जाएगा। पेरेंट्स के खाते में पैसा भेजेगी सरकार, जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। तो अब सरकार का एक बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा है कि जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो उनका ड्रेस है वो सरकार देगी और जो पैसे होंगे वो पेरेंट्स के खाते में आएंगे, जिससे पेरेंट्स उनके स्कूल ड्रेस को खरीद पाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार बाहुबलियों से खाली कराई गई जमीनों पर सरकारी कर्मचारियों को सस्ते मकान देने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार अब तक करीब 2000 करोड़ की संपत्ति जो है माफियाओं से वो मुक्त करा चुकी है और अब इन कर्मचारियों को सरकार सब्सिडी पर फ्लैट देगी। सरकार की इस पहल को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। और प्रतापगढ़ में इनामी एसपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव के स्कूल पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। आसपुर देवसरा के थाना क्षेत्र में हम आपको बता दें कि विनौका गांव है, वहां पर 5 लाख के वांटेड बदमाश सभापति यादव का स्कूल प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। सरकारी जमीन कब्जा करके अवैध रूप से स्कूल बनाने का इन पर आरोप था। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 50 लाख बताई जा रही है। 15 साल पहले एसपी नेता ने इस सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। और मथुरा के कृष्णनगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को तलाश रही है, जिसके जरिए बदमाशों तक पहुंचा जा सके। ये थाना कोतवाली अंतर्गत रामनगर मोहल्ले में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, तो उसका हम लोगों के द्वारा मौके का विजिट किया गया है, पूछताछ की गई है और इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले? हाँ, दिखवा रहे हैं जो भी फुटेज हैं। कुछ कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, तो सभी को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो फुटेज के आधार पर भी कार्रवाई करेंगे।
और बड़ी खबर हापुड़ से टांके धौलाने के बासतपुर गांव में एक 8 साल के बच्चे की गांव के ही कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा कि बच्चा इन्हीं लोगों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान किसी बात पर लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। परिजन जब गंभीर रूप से घायल बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। और देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13,680 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जबकि पिछली यानी कि जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 12,273 करोड़ रुपए रहा। हम आपको बता दें कि दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 12,480 करोड़ रुपए रहने का अनुमान किया गया था, जबकि 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी के कंसोलिडेटेड आय 1,67,000 करोड़ रुपए आंकी गई। गौरतलब है कि इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 1.40 लाख करोड़ रुपए रही थी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला